हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th चैप्टर 11 दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। क्या होती है फोर्स, फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के, और कैसे हम फोर्स की सहायता से प्रेशर को निकाल सकते हैं, प्रेशर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। अ पुश or a pull is known as force. Simplest definition of force is a push or a pull is known as force. When a push or a pull is applied on an object, it is called force. उसको क्या कहते हैं, force कहते हैं. A force can change the state of an object from rest to motion or vice versa. क्या कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे कि वो रेस्ट से उसको मोशन में ले आए, रुकी हुई है उसको चला दे, या फिर अपोजिट कर दे। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि उसको वापस कर दे, मींस मोशन से किस में ले आए, रेस्ट पे ले आए। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकती है और किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकती है। टू लेट ए फोर्स कम इन टू प्ले, फोर्स कहीं पे लगे इसके लिए जरूरी है कि दो ऑब्जेक्ट या उससे अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें। क्या करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है जो गोलकीपर बना हुआ है गेम के अंदर फुटबॉल में, और वो बॉल को रोक रहा है, तो वो मोशन से बॉल को किस में ला रहा है, रेस्ट में ला रहा है। यहाँ पे एक प्लेयर है जो अपनी हॉकी स्टिक से बॉल को क्या कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है, उसके मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्रिकेट में एक फील्डर है जो बॉल को मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स। सो एक क्वेश्चन आता है कि डू मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट अ पुश और अ पुल। क्या मैग्नेट भी एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हमें पता है कि जो मैग्नेट है वो आयरन पीस को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हेंस वी कैन से दैट मैग्नेट पुल्स द आयरन पीस टूवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कौन सी चीजों को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जिसके अंदर आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आयरन को वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसकी सहायता से, मैग्नेटिक फोर्स की सहायता से। इसी प्रकार से आपको पता है कि दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। कब, जब उनके सिमिलर पोल्स एक दूसरे के पास लाए जाते हैं। तो सिमिलर पोल्स आने की वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जबकि अगर अपोजिट पोल एक दूसरे के पास लाए जाएंगे, नॉर्थ के साथ साउथ लाया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली व्हेन अपोजिट पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर वी से दैट दे आर पुशिंग ईच अदर अवे। यहां पर क्या आना चाहिए जी, सिमिलर पोल्स आना चाहिए। When similar poles of a magnet repel each other, we say that they are pushing each other away. एक दूसरे को अवे कर रहे हैं भाई, पुश कर रहे हैं। अगर अपोजिट पोल होंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को पुल करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। When two objects act in the same direction, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, जो टोटल फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, वो उन दोनों फोर्सेस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक भारी बॉक्स है, दो बच्चे इसको पुश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉय प्लस फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉय। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, उनका सम हो जाएगा, तो हमारे रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। पर क्या हो, यदि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। व्हेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो जो टोटल फोर्स लगेगी वो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। मान लीजिए इस बच्चे ने यहां से इस पे कितने न्यूटन फोर्स लगाई, 10 न्यूटन फोर्स लगाई। इस बच्चे ने यहां पे कितनी फोर्स लगाई, 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी लगेगी, इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगेगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट की तरफ होगी, क्योंकि इस बच्चे ने ज्यादा फोर्स अप्लाई की है।
द फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड विच डिस्क्राइब्स इट्स स्ट्रेंथ। फोर्स की क्या होती है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो उसकी स्ट्रेंथ को हमें बताता है। जैसे यहां पर इन दोनों की फोर्स के मैग्नीट्यूड को देख के हम बता सकते हैं कि ये वाला बॉय ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। द फोर्स ऑलवेज हैज ए डायरेक्शन। फोर्स की हमेशा एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने बात की कि जो फोर्स ज्यादा लग रही है उसी की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इन विच इट इज अप्लाइड एंड अ मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के पास दोनों ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है उसका और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स may alter when the direction of the magnitude of the force is changed। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यदि उसकी डायरेक्शन या उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स के इफेक्ट में भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर दो एग्जांपल देखे कि जब दोनों बॉयज एक ही साइड से अप्लाई कर रहे थे तो दोनों की जो फोर्स थी वो ऐड होने की वजह से इस बॉक्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही थी, लेकिन जब वो अपोजिट साइड से पुश कर रहे थे तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स थी वो कम होगी क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम है, एक 10 न्यूटन लगा रहा है, एक 5 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन दूसरे केस में डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो गया। द इफेक्ट ऑफ more than one force being applied on an object is calculated by evaluating the net force acting on that object। तो अगर दो या दो से अधिक फोर्स लग रही हैं तो हमें यह देखना है कि नेट फोर्स उसके ऊपर कितनी लग रही है, तब हम बता पाएंगे कि इफेक्ट क्या होगा। इफ टू फोर्स आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड मीन स्ट्रेंथ एंड इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 0। क्या कह रहा है कि अगर एक साइड से मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, दूसरी साइड से भी सेम फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, लेकिन साइड क्या है? अपोजिट है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट पे? 0 हो जाएगी। फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, साइज एंड शेप। तो फोर्स की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, साइज और शेप को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। F स्टैंड्स फॉर फोर्स, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या टर्म होती है? ये क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होगी। यहां पे हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? वेलोसिटी को अभी आप समझे, स्पीड में कितना चेंज हुआ। जैसे पहले चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब उसकी स्पीड बढ़ के क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी देर में होगी? 10 सेकंड में होगी। तो क्या होगा? चेंज कितना आया? 20 माइनस 10 इतनी होगी, इतनी से 10 से 20 होगी, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा ना वेलोसिटी में कितना चेंज हो, अपॉन टाइम 10। तो ऊपर 10 बाई 10, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन समझिए, जो आप गाड़ी में एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं बाइक में, स्कूटी में, गाड़ी में, उससे स्पीड बढ़ जाती है। तो जो ऐसा यूनिट है फोर्स की वो क्या है? न्यूटन है। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन है, जो हम 5 न्यूटन 10 न्यूटन अभी बात कर रहे थे। ऐसा यूनिट वर्ल्ड वाइड सेम रहती हैं और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। मतलब या तो उसको रेस्ट से मोशन में ले आए, या मोशन से रेस्ट में ले आए, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज मूविंग बाई ए सर्टेन स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाता है? जब वो ट्रेवल करे एक सर्टेन स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। एक सर्टेन स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहेंगे कि वो किस में है? मोशन में। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इट मीन्स दैट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्विंग पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इस पेड़ के बगल में रखा हुआ है, बहुत देर हो गई, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को इस पेड़ के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट किस पे है? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। Hence,
इट हैज जीरो स्पीड, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, जीरो होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, इट मीन्स दैट इट्स पोजीशन इज बीइंग चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज होएगी, जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है ना, जैसे ये ट्री लिया था कि ट्री के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है इस ट्री के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। In order to move an object from one place to another, a force is required to bring that object in motion. तो अगर ऑब्जेक्ट कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट तो यहीं रहता जब तक इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करते। एक ये टॉय ट्रक है, हमने फोर्स अप्लाई की इसके पीछे की तरफ, तो इसमें मोमेंट कहाँ होगी, आगे की तरफ, राइट की तरफ जाएगा ये, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, जब एक फोर्स अप्लाई की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल आपकी लाइफ में बहुत सारे हैं कि बॉलर ने बॉल को फेंका, बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, अगर कम फोर्स लगाएगा तो उसकी स्पीड को कम कर देगा। Bring it to rest or even change the direction of its motion. जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है तो वो उसकी स्पीड में चेंज कर सकती है, उसको रेस्ट पे भी ला सकती है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। बॉल तो सामने से आएगी हमेशा, बैट्समैन उसको किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा के मोड़ सकता है। इट मे ब्रिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इफेक्ट्स एज वेल सच एज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या कर सकता है भाई, ये बहुत सारे इफेक्ट एक साथ ला सकता है, डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है और साथ साथ स्पीड में भी चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही काम होगा, बॉल आई, बैट्समैन ने हिट किया, फुल स्पीड बॉल गई बाउंड्री की तरफ, लेकिन डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, तो दोनों इफेक्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हेंस वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स लग रही है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकती है, मोशन से रेस्ट में ला सकती है, या उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ और चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। However, it's not case that this change of state of motion will take place every time with every kind of object. For instance, a person tries to push a heavy object as a wall, it would not move at all. तो जरूरी नहीं कि फोर्स लगाने से हमेशा चेंज हो, आप खड़े होकर एक दीवार को धक्का लगाते रहिए, कोई चेंज नहीं होगा। तो जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन में तो चेंज करती है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज कर सकती है। एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच कीजिए, छोड़ दीजिए, वो वापस ऐसा हो जाएगा। एक स्पंज को दबाइए, वो दब जाएगा, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। स्प्रिंग को प्रेस करके छोटा कर दीजिए, छोड़ते ही वापस वो बड़ा हो जाएगा। तो हम जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। कैन लिखा है भाई, जरूरी नहीं हर बार कर देंगे, ठीक है। कहीं आप लोग लग जाएं कि मैं अपने दोनों हाथों से सिलेंडर को पिचका दूंगा, नहीं पिचकेगा जी। The shape of an object can be altered if some force is applied on it. किसी ऑब्जेक्ट की शेप को अल्टर किया जा सकता है उस पर फोर्स अप्लाई करके, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड एंड द रिजिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की रिजिडिटी कितना है, कितना वो अपनी शेप को मेंटेन रख सकती है। द इफेक्ट ऑन इट्स शेप एंड साइज कैन बी ऑब्जर्व। तो जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है उसकी शेप और साइज के ऊपर। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कौन कौन सी टाइप की फोर्स होती हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, अगर फोर्स लगानी है तो इंटरेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन जो फोर्स है वो दो टाइप की है, एक होती है कांटेक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये है
किसके बेस पे? नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, कि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रही है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाते हैं तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। These kind of forces are applied only when two or more objects come in contact with each other. Contact force कब देखने को मिलेगी? जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कब अप्लाई होंगी? जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ऐसी फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या हैं? मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। इन सभी फोर्सेस को हम डिटेल में देखेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन सबको डिटेल में देखते हैं। चलिए सबसे पहले कांटेक्ट फोर्सेस को देखते हैं। उसमें पहला नाम है मस्कुलर फोर्स। जो भी फोर्स किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी मसल्स की सहायता से लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वो फोर्स जो कब एक्ट करती है? जब मसल्स का एक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करता है टू वॉक। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स। मसल्स की जो फोर्स है उसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जो मूवमेंट ऑफ फूड है अलोंग द फूड पाइप, जिसको पेरिस्टलेटिक मूवमेंट बोलते हैं, वो भी मसल्स की मूवमेंट की वजह से होता है। जो एनिमल हैं वो एक्सर्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टग ऑफ वॉर गेम हो रहा है बच्चों के बीच में। इसमें क्या लग रही है? मस्कुलर फोर्स लग रही है। यहाँ पे ये जो बैल हैं ये इस कार्ट को खींच रहे हैं, तो इसके अंदर भी वो क्या अप्लाई कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड जो कांटेक्ट फोर्स है दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। ये सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। इट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस ओवर एन ऑब्जेक्ट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सरफेस। तो कोई भी सरफेस है जब वो फोर्स एक्सर्ट करता है, जैसे ये नीचे सरफेस है, ये हमेशा एक फोर्स लगाता है जब भी इसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करता है। मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से पुश कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में मोशन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। और कहां लगती है? बिटवीन द सरफेस ऑफ दीज टू बॉडीज। जो सरफेस है और ऑब्जेक्ट का जो एरिया जो इस सरफेस के कांटेक्ट में है, इनके बीच में क्या लगती है? फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है। Force of friction has the following characteristics. The force of friction always act in opposite direction. हमेशा याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है force of friction हमेशा opposite direction में लगती है of the motion of the object. It leads to generation of heat as the two surfaces come in contact with each other. और frictional force के दौरान जब भी frictional force लगती है heat generate होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं। For example, when we rub our hands together, heat is produced as a result of friction between our hands. जब भी आप सर्दियों में अपने हाथों को रब करते हैं, क्यों रब करते हैं? ताकि क्या हो? हीट महसूस हो, हमें थोड़ा सा गर्माहट महसूस हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे दोनों हैंड्स आपस में रब हुए तो दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ जब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें गर्माहट महसूस होती है। द फ्रिक्शनल फोर्स also leads to wear and tear of the surfaces of the object that come in contact with each other. तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके ऊपर वियर एंड टीयर होता है। इसी वजह से जो आपके शूज हैं, शूज के जो सोल हैं वो क्या हो जाते हैं? वॉर्न आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं थोड़े समय के बाद। टायर्स भी देखे होंगे हमने, टायर्स बदलवाने पड़ते हैं गाड़ियों में। क्यों बदलवाने पड़ते हैं? क्योंकि वो भी घिस जाते हैं, क्योंकि वो रोड के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वो वॉर्न आउट हो जाते हैं। एक और है एयर रेजिस्टेंस। कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड की डेफिनेशन क्या होती है? द सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू फ्लो। तो लिक्विड में आपका जो आप लिक्विड समझ रहे हैं वाटर वगैरह वाला, वो लिक्विड भी आता है। और कौन सा आता है? एयर भी लिक्विड के अंदर आता है, क्योंकि एयर भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। तो जब भी चीजें
किसी भी लिक्विड के अंदर चलती हैं तो उसके ऊपर उस लिक्विड की वजह से भी रेजिस्टेंस लगती है। Whenever an object moves or flies in air, it experiences a force called air resistance. आपने भी नोटिस किया होगा जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं और सामने से हवा आती है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो एयर भी क्या लगाता है, रेजिस्टेंस लगाता है। ऐसे ही ये नीचे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि प्लेन उड़ रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, थ्रस्ट की वजह से आगे जा रहा है जो ये खुद फोर्स लगा रहा है, और एयर रेजिस्टेंस इसको पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है। So that was all for this class. Next topic in next video. Thank you very much. God bless you.